कल नितिन सर ने रेटिंग करवा दी। अबे यार तुम लोग भी ना, हाँ तो तुम लोग करनी भी चाहिए वैसे, है ना। और तो क्या, 5 से कम किसी ने दी तो देख लेना तुम लोग। हाँ आ जाओ, सुनो। हाँ अबे पढ़ते हैं, सुनो। देखो देखो देखो, है ना, आओ पढ़ना शुरू करें। ब्रेक के बाद वापस मिले आज ही हम लोग, है ना। वापस अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, रोटेशन में एक फटाफट डिवाइस मारते हैं और फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। रोटेशन में हमने पहली बात की कि सेंटर ऑफ मास और फिर एंगुलर वेरिएबल्स को हमने देख लिया था। सेंटर ऑफ मास और एंगुलर वेरिएबल्स हम देख चुके थे, है ना, कि भाई कौन सा होता है, कैसे होता है, क्या काम होता है, वो सब हम पीछे देख चुके थे। एंगुलर वेरिएबल्स में मतलब कि जो रोटेशनल इक्वेशन स्टेट ऑफ मोशन वो भी देख चुके थे, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वो भी देख चुके थे। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ना शुरू किया और हमने बोला कि भाई पहले रोटेशनल इफेक्ट जो फोर्स का है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत मैटर करता है। क्यों? क्योंकि इट कैन लीड टू रोटेशनल इफेक्ट एंड रोटेशनल इफेक्ट इज टॉर्क विच इज व्हाट आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फिर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर को अलग अलग तरीके से लिखा गया, आर एफ साइन थीटा या फिर आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, या फिर लिखा गया आर एफ इंटू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। फिर ये भी समझाया गया कि एफ परपेंडिकुलर से बहुत बार बच्चों को एहसास सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पढ़ा था, पर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। एफ परपेंडिकुलर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर? उस पॉइंट पे जहां फोर्स लग रहा है वहां से किसकी दूरी है, कहां से उसको मेजर कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो वो उस आर वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली तो वो एफ टेंजेंशियल है। देन वी मूव ऑन टू टॉर्क इज व्हाट आर इनटू एफ टेंजेंशियल। वी राइट इट डाउन एज एफ टेंजेंशियल इज m इनटू at। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख लिया गया। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखा गया आई वो अल्फा इंटू आर, ये भी लिखा गया, है ना। फिर देखा गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा आ रहा है। फिर वैसे ही हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो वहां पे भी आया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम देखा तो वापस वहां पे आ गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। देखा हमने कि एम आर स्क्वायर हर जगह चला आ रहा है तो इसको एक नाम दे दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा गया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना। अब अगर बहुत सारे सिस्टम्स होंगे तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन सबको जोड़ लिया करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन वी कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मास के लिए भी हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रॉड का सेंटर से पास करने वाला ml स्क्वायर बाई 12, रिंग का प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करने वाला mr स्क्वायर, डिस्क का सेंटर से पास करने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर mr स्क्वायर बाई 2। फिर उसके बाद हमने और भी बोला, डिस्क के बाद हमने बोला कि भाई क्या नाम है अपना सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर भी। हॉलो स्फीयर का हमने बोला 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। फिर हमने सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर की बात की। सॉलिड सिलेंडर बोला मोटी डिस्क है, हॉलो सिलेंडर हमने बोला कि मोटी रिंग है, तो उन लोग का भी हॉलो सिलेंडर का mr स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2। देन वी केम टू कोन, बोला हॉलो कोन है उसका चपटा कर लो, चपटा करोगे तो डिस्क बन जाएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना mr स्क्वायर बाई 2, तो वैसे ही हॉलो कोन का भी कितना mr स्क्वायर बाई 2। ये सब बातें कर ली। फिर हमने पढ़ा कि भाई थ्योरम्स पढ़ते हैं सम अदर एक्सिस को निकालने के लिए। पहला हमने बोला परपेंडिकुलर एक्सिस एंड देन वी सेड पैरेलल एक्सिस। दो थ्योरम्स पढ़ी थी हमने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बोला गया था कि किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दैट शैल बी इक्वल टू ICUM प्लस md स्क्वायर। बस बात यह है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पैरेलल होनी चाहिए जिसके अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं, तो I इक्वल टू ICUM प्लस md स्क्वायर। फिर हमने बोला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसको लिखा IZ इक्वल टू IX प्लस IY। बोला x एंड y क्या है, बेसिकली प्लेन है, वो प्लेन जहां पे ऑब्जेक्ट है, जहां पे ऑब्जेक्ट है ना, तो बोला IZ इज इक्वल टू व्हाट IX प्लस IY। बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 4-5 बार रिपीट की गई थी कि इट इज ओनली वैलिड फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए वैलिड है? 2D ऑब्जेक्ट्स, है ना। प्लेनर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। फिर उधर से कैलकुलेट करके लेके आए हम लोग कुछ बातें, क्या कि परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद से एक चीज कैलकुलेट की कि डिस्क का डायमीटर के अलोंग mr स्क्वायर बाई 4 या रिंग का डायमीटर के अलोंग mr स्क्वायर बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और फिर सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट देखा गया था, एक टेंजेंट होगा उसका निकाला गया था 7/5 mr स्क्वायर। इतनी बातें हमने कर ली थी, है ना। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी देख चुके थे, याद करो कि L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, और वहां से प्रूव करके लेके आए थे टॉर्क इज R क्रॉस F। L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर एंड टॉर्क इज dl वेक्टर बाई dt। इन दोनों की मदद से प्रूव करके लेके आए थे टॉर्क इज R क्रॉस F, जो हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। हमने बोल दिया था ऐसा होगा तो उसको प्रूव भी करके लेके आए थे, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट।
है ना। सेकंड पार्ट में क्या है कि बोला गया बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम वर्ड हमारे एनएलएम में बहुत बार आया था कि बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम बोलते थे तो वहां पे बोलते थे नेट फोर्स इज जीरो, वहां पे जब बोलते थे तो बोलते थे वहां पे नेट फोर्स इज जीरो। बट वहां पे हम छोटे बच्चे थे, नर्सरी क्लास में थे, हम अपग्रेड नहीं हुए थे। अब हम पढ़ चुके हैं रोटेशन भी, तो वहां पे रोटेशन पढ़ा नहीं था, ऐसी बातें हो नहीं रही थी। तो अब हमने बोला अब हम बढ़ चुके हैं, तो हमने बोला रोटेशन भी पढ़ चुके हैं, तो अब कभी भी बोलेंगे आज के बाद बॉडीज इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज एफ नेट इज जीरो एंड टॉर्क नेट इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो एंड नेट टॉर्क इज जीरो। नेट टॉर्क जीरो लिखते समय बहुत ही खुपेच हो गई। बच्चे ने आके बोला सर टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, मैंने कहा यस बिल्कुल सही। तो बोला सर आर किसी एक पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो कहता है सर कौन सा पॉइंट है, सर पॉइंट कौन सा ये तो बताओ, किसके अबाउट। मैंने कहा दुनिया जहान का कोई भी पॉइंट ले लो उसके अबाउट, अबाउट एवरी पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, हर एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो और प्रूव करो कि नेट टॉर्क इज जीरो। बच्चे ने बोला सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा काम करेंगे तो जिंदगी तो इसी में खत्म हो जाएगी, एक सवाल में ही यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट समय लग जाएगा, मतलब हम तो निपट लेंगे, है ना, हमारी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करें। मैंने कहा परेशान मत हो, पर हाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो यही है कि एफ नेट इज जीरो एंड टॉर्क नेट शैल बी जीरो, टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट एनी पॉइंट, तो वो हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। उसने बोला सर कैसे आसान करें, कुछ तो रहम करो हम पे। मैंने कहा हाँ इधर देखो, आओ सुनो कैसे। बोला कि मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा, मैंने कहा कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है ऐसे, है ना। बोला एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पे एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पॉइंट पे इधर लग रहा है माइनस एफ। ये एक रॉड टाइप है, मान लो रॉड है, कुछ भी है ना, ऐसा एक कोई है, मान लो कोई सिस्टम है, राइट, कोई एक सिस्टम ऐसा मान लो। तो बोला ये एफ है, इधर भी एफ है, दोनों अपोजिट लग रहे हैं। मैंने कहा ठीक। बोला इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। बच्चे ने बोला निकालेंगे। मैंने कहा पहले एक बात सुन लो, एफ नेट जीरो है क्या, एफ नेट जीरो है यहाँ पे एफ नेट इज जीरो, अगर तुम लोग फील करो तो देखो तो यहाँ पे एफ नेट इज जीरो, क्यों, क्योंकि जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे एफ नेट इज डैम श्योर जीरो। मैंने कहा मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। मैंने कहा यस बिल्कुल। बोला अच्छा अगर दो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, ऐसे फोर्सेस को जो ये दोनों ऐसे लग रहे हैं, इन दोनों को एक और नाम भी देखते हैं, बोलते हैं कपल फोर्सेस। क्या बोल रहे हैं, कपल, है ना, बोलते हैं कपल फोर्सेस। कपल फोर्सेस क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज कपल फोर्सेस, राइट। तो ऐसा ही बोलते हैं कभी कभी। पर हाँ एफ नेट इज जीरो। मैंने कहा ठीक। अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क लिखते हैं पहले ओ के अबाउट। मैंने कहा लिख लेते हैं। व्हाट इज टॉर्क वेक्टर, पहले उसका लिखते हैं r1 वेक्टर क्रॉस माइनस ऑफ f वेक्टर प्लस इस वाले का लिखते हैं r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। एग्रीड है भाई। दोनों का टॉर्क लिखूंगा ना, एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये माइनस एफ वाला, एक ये प्लस एफ वाला, तो इन दोनों का लिखूंगा टॉर्क। तो मैंने एक बार इसका टॉर्क लिख लिया, एक बार इसका टॉर्क लिख लिया, दोनों को जोड़ लिया। मैंने कहा ठीक। अब बोला यहां से एफ वेक्टर अगर कॉमन ले लूं तो देखो मेरे पास कुछ ऐसा बन रहा है, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। फील कर पा रहे हो, ये इधर क्रॉस f कॉमन ले लो तो ये माइनस इस पे शिफ्ट कर दो, तो इधर माइनस r1 इधर r2, तो इसको क्या लिखूंगा r2 माइनस r1। डन। अब देखो ध्यान से, इधर देखो तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से तुम देख सकते हो क्या कि ये r वेक्टर है, मान लेते हैं, इधर एरो है ना। तो अब देखो क्या लिख सकता हूं मैं, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर, इधर ये एरो है, इधर ये वाला एरो है r2 का, ठीक है। तो r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज r2 वेक्टर। चमक रहा है क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, नर्सरी क्लास में पढ़ा था बचपन में। अब बचपन में पढ़ के आए थे भाई, क्या बातें कर रहे हो। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो r2 वेक्टर इज r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर। अगर ऐसी बात है तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज r वेक्टर। अगर ऐसी बातें हैं तो मैंने कहा और भी अच्छी बात है, बोला देयरफॉर टॉक अबाउट o, r2 माइनस r1 कैन बी रिटन एज r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चेक आउट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ o। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओ। भाई ओ कहां लिया है फर्क ही नहीं पड़ता। देखो ध्यान से बोर्ड पे भाई, इधर माइनस एफ वेक्टर, इधर एफ वेक्टर। पहले बोला एफ नेट जीरो है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे फोर्सेस कपल फोर्स बोलते हैं, मान लिया। फिर बोला टॉर्क अबाउट ओ निकालते हैं, ओ कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक कर लिया था,
जहां से इसकी दूरी है r1, इसका है r2। बोला टॉर्क लिखते हैं O के अबाउट। O के अबाउट टॉर्क लिखने बैठे तो लिखा r1 वेक्टर क्रॉस माइनस f वेक्टर प्लस r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर लिख लिया। अब माइनस है, माइनस को इधर शिफ्ट किया, r2 माइनस r1 लिखा, क्रॉस f कॉमन ले लिया। फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, बोला r2 वेक्टर इज व्हाट r1 प्लस r। ट्रायंगल लॉ यही होता था, बोलता था ऑर्डर में लिखो फिर ये दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा। तो r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज r2 वेक्टर, वो लिख लिया। r1 को इधर उठा के यहाँ रखा तो माइनस लिखा, दिस इज इक्वल टू r वेक्टर। मैंने कहा ये भगवान r2 माइनस r1 तो r है, r लिख दिया। जैसे ही r लिखा मैंने बोला देखो देखो ध्यान से देखो कि जो टॉर्क निकाला है O पॉइंट का वो इंडिपेंडेंट ऑफ O का है, मतलब O दुनिया जहान में कहीं पे भी होता, O दुनिया जहान में पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी O होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती, सेम आती। कितनी आती? r क्रॉस f। चमक रही बात है। टॉर्क कितना आता? r क्रॉस f। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर f नेट जीरो है, क्या जीरो है? f नेट। If f net is zero, then torque about every point is same। तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो प्रूव कर लो तो दुनिया के सारी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। चमक रही तुम लोग को बात है। सिग्निफिकेंस क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया था इक्विलिब्रियम मींस f net is zero एंड नेट टॉर्क इज जीरो। तो अगर f net जीरो है तो मुझे एक बात इस एग्जांपल से पता चल गई कि अगर f net जीरो है तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट निकाल लें तो मतलब हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो वही कहानी अब करने जाएंगे। तो अब से जब भी इक्विलिब्रियम में प्रूव करना होगा बॉडी तो फर्स्ट वी विल एंश्योर कि एफ नेट इज जीरो और नॉट, क्योंकि एफ नेट नहीं जीरो है तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई, बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट? बॉडी इक्विलिब्रियम है ही नहीं। पर अगर एफ नेट जीरो है तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो प्रूव कर दो। अगर तुमने किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो प्रूव कर लिया तो दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड है। चमक गई बात है। 100% डन। सर R2 के परपेंडिकुलर F तो नहीं है। परपेंडिकुलर हो कोई जो ही थोड़ी है भाई, फॉर्मूला समझो। टॉर्क लोग पूछ रहे हैं सर R2 के परपेंडिकुलर F तो नहीं है। अरे भाई कोई जो ही थोड़ी है R2 के परपेंडिकुलर F हो, ये कोई जो ही थोड़ी है। जब हम R1 क्रॉस F लिख रहे हैं तो R1 और R2 तो भाई पोजीशन वेक्टर्स है, R1 और R2 are पोजीशन वेक्टर। हाँ जब हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो R F साइन थीटा उसकी जगह, अब उसकी जगह पे लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर इंटू F, या उसकी जगह पे लिख सकते हैं R इंटू F परपेंडिकुलर। तीन फॉर्म है ये टॉर्क के, ये तीन फॉर्म है। समझ में आ रही है बातें? पक्का? इट्स नॉट नेसेसरी कि टॉर्क इज बाई R क्रॉस F, R परपेंडिकुलर ही हो हमेशा, ने कोई जरूरी नहीं है। हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी ले लेते हैं। किसी पॉइंट से मेजर कर रहे हैं तब तो R की कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वहां से एक परपेंडिकुलर दूरी ले लेते हैं, नॉर्मली नहीं लेते। चमक गई बातें? डन। आओ आगे बढ़े। डन। आ जाओ सुनो। अब इसके बाद ये सब पढ़ने के बाद नोट लिख लो, एक छोटा सा नोट लिख लो, नोट डाल के लिख लो इसके नीचे। इफ एफ नेट इज जीरो, नोट डाल के लिख लो, इफ एफ नेट इज जीरो if F net is zero then torque about every point is same, then torque about every point is same। if F net is zero then torque about every point is same। फुल स्टॉप डाल के लिख लो therefore if we require to prove a body is in equilibrium, therefore if we require to prove body is in equilibrium, therefore if we require to prove body is in equilibrium, therefore if we require to prove body is in equilibrium, then we must prove first F net is zero, then we must prove first point F net is zero, second point
टॉर्क नेट इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट, देन टॉर्क नेट इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट के अबाउट प्रूव कर लेंगे तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में, राइट। हर एक पॉइंट के अबाउट फिर क्या हो जाएगा, जीरो। डन। अब सुनो, एक सवाल तुम्हारे बोर्ड पे देखो ध्यान से, है ना। सवाल ऐसा है कि एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, मास m एंड लेंथ l, ऐसी बातें मान ली गई। मैंने कहा ठीक है। बोला गया रस्सी, दो रस्सी बांधी गई, नेग्लिजिबल मास, बहुत ही कम मास की दो रस्सी बांधी गई। एक रस्सी कॉर्नर पे, एंड पे एकदम, और एक एंड से l/4 दूरी पे, एक एंड से कितने दूरी पे, l/4 दूरी पे, ऐसे दो रस्सी बांधी गई। बोला गया दोनों रस्सी में टेंशन होंगे, एक में T1 और एक में T2, है ना। तो वो दोनों की वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, वैल्यू। और बोला गया रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, है ना। तो रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ट्राई करो। रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, ट्राई। पहले क्या करेंगे, जैसे इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है तो पहले क्या करना है, नेट फोर्स जीरो, पहले क्या करना है, नेट फोर्स जीरो, है ना। तो एफ नेट जीरो कर लो, सबसे पहला पार्ट एफ नेट जीरो, एफ नेट जीरो इंप्लाइज व्हाट, T1 प्लस T2, दोनों ऊपर लग रहे हैं। तुम समझो सेंटर पे एक mg लग रहा होगा, चमक रही बात है ना। सेंटर पे एक mg लग रहा होगा, वो यहां से दूरी है मान लो l/2, और तो यहां से दूरी होगी l/4, चमक रहा है ना, मार्क कर लिया मैंने। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, धरती माता भी तो लग रही होगी सेंटर पे। अब कहां पे लगेगी धरती माता का फोर्स, सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, क्योंकि अभी यहाँ पे g के इतना वेरिएशन नहीं है। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले, है ना, पिछले सेंटर ऑफ मास में, तो वहां पे लग गया T1 प्लस T2 इज mg, तो ये तो बहुत सही बात है। अब एफ नेट जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज जीरो। अगर एफ नेट जीरो है और बोल दिया गया है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, जीरो। तो मैं क्या करता हूं, मैं बात समझना, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और मैं टॉर्क अबाउट ए लिखता हूं, टॉर्क अबाउट ए। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला लगा रहा हूं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, फॉर्मूला लगा रहा हूं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। इस फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, l/2। इस ए पॉइंट की इस फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, l/2। तो मैं टॉर्क लिख रहा हूं l/2 इंटू mg। इसका टॉर्क लिख रहा हूं, है ना, T2 का, यहां से लेके यहां तक की दूरी l/2 प्लस l/4 होगा 3l/4, तो इसको लिख रहा हूं 3l/4 इंटू T2। और T1 की तो दूरी ही नहीं है, मतलब T1 इंटू 0। चमक गई बात, ये बातें समझ में आ रही है। पहले टॉर्क कैसे लिखा गया, टॉर्क लिखा गया है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। बोला इस ए से परपेंडिकुलर दूरी जो इसकी है, ये ए वाला पॉइंट है, एक्सट्रीम एंड वाला, यहां से परपेंडिकुलर दूरी है l/2, तो mg की परपेंडिकुलर दूरी l/2, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिखा l/2 इंटू mg। इसका लिखा T2 और इससे दूरी कितनी है 3l/4, तो 3l/4 लिखा। T1 तो उसी पॉइंट पे ही लग रहा है, तो उसका टॉर्क तो जीरो। मैंने कहा निपट गया। बच्चे बड़ा सा यहाँ पे बीच में खाली जगह क्यों है, मैंने कहा खाली जगह क्यों है समझो। ये वाला ऐसे घुमाएगा ए पॉइंट के अबाउट नीचे के साइड, अगर ये mg अकेले लग रहा होता तो नीचे के साइड ऐसे घुमाता। ये वाला डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ए के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और ये ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। चमक रही बात, अगर ये T2 अकेले लग रहा होता तो ये ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाता, ये अगर अकेला लग रहा होता तो ये क्लॉकवाइज घुमाता। तो ये अगर क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। चमक रही है मेरी बातें, दोनों अपोजिट दे रही हैं तो माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस, तो इसलिए माइनस लिख दिया। और टॉर्क जीरो होना चाहिए हर एक पॉइंट के अबाउट, क्यों, क्योंकि रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो ऐसा लिख लिया। मैंने कहा अब तो बहुत आसान है, देखो, है ना। तो कितना आ गया, mg l/2 इज इक्वल टू T2 3l/4, l ने l को मार दिया, 2 ने इसको मारा, 2 बचा, तो T2 की वैल्यू आई है मेरे पास 2mg/3।
T2 की वैल्यू 2 mg है तो यहां पुट करके तुम पा सकते हो T1 की वैल्यू mg/3 आ जाएगी। T2 की वैल्यू 2 mg/3 है, इधर लेके आओगे तो mg माइनस 2 mg/3 तो बच जाएगा mg/3। तो T1 की वैल्यू है mg/3 एंड T2 की वैल्यू है 2 mg/3। पक्का समझ में आ रही है बातें तुम लोगों को? मैं तो नहीं रहे हो पक्का है ना? आसान काम है ना, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आसान काम है एकदम कि भाई T2 और T1 की वैल्यूज निकालनी थी तो ऐसा काम कर रहे हैं। डन। आओ और सुनो, आगे सुनो, आगे बढ़े है ना। देखो ये सब तो बात हो गई, मैंने कहा ठीक, आगे कुछ और भी बातें करें। और बातें क्या है कि भाई एक और हेडिंग की बात करते हैं क्या, कि टॉर्क को जब मैंने लिखा dl/dt, टॉर्क को मैंने क्या लिखा dl/dt, तो बच्चे ने एक और बोला कि सर एक और बात होती थी f। मैंने कहा हाँ सर f एक्सटर्नल लिखते थे आप, मैंने कहा dp वेक्टर dt, मैंने कहा तो सर यहाँ पे भी एक्सटर्नल है क्या, मैंने कहा हाँ कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल या नेट फोर्स है ना, नेट एक्सटर्नल टॉर्क और नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसी बातें होनी चाहिए। चमक रही बातें, नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क, ऐसी बातें होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ने बोला सर यहाँ पे पर लेकिन कुछ और भी बात होती थी। मैंने कहा क्या सर एलसीएम आप एक चीज लिखते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तब वैलिड होती थी जब एफ एक्सटर्नल 0 है। क्या होती थी जब एफ एक्सटर्नल 0, एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम। मैंने बोला सर यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट यही बात है। अगली बात यह है कि भाई हम अब की बार पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एएम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एलसीएएम। चमक रही बात है 100% है ना। तो एलसीएएम बोला, एलसीएएम क्या होगा जब नेट टॉर्क 0 है ना। एलसीएम क्या है, नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0 है तो अब तुम समझो कि वापस एल डेल्टा एल वेक्टर इज 0। जैसे यहां पे क्या होता था आपको याद हो तो डेल्टा पी वेक्टर हम लोग 0 बोलते थे, डेल्टा पी वेक्टर हम लोग 0 बोलते थे। तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा एल वेक्टर इज 0, यहां पे हम लोग लिखते थे उसके बाद पी फाइनल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी इनिशियल ऑफ सिस्टम, एग्रीड है, पी फाइनल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी इनिशियल ऑफ सिस्टम। ऐसा ही यहां पे भी लिखा करेंगे क्या कि एल फाइनल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एल इनिशियल ऑफ सिस्टम। बस इन सब बातों को लिखते हुए एक बात ध्यान रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है वो समझना, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करोगे, क्योंकि टॉर्क इज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट, हमेशा ही एफ नेट 0 हो और नेट टॉर्क 0 हो, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि एफ नेट नहीं 0 है, नेट टॉर्क 0 है। ऐसा ही पूरे एनएलएम में हुआ था, ऐसा ही पूरे एनएलएम में हुआ था, तभी टॉर्क की बात ही नहीं की गई थी। वहां पे एफ नेट हमेशा 0 हो ये कोई जरूरी नहीं होता था, पर लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि एफ नेट 0 ना हो, है ना, और फिर टॉर्क नेट तो 0 है, तो टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट 0 होगा, हर पॉइंट के अबाउट 0 हो कोई जरूरी नहीं, है ना। अगर टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट 0 है तो उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा, उसी पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम और उसी पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। चमक रही बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट क्या है ना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कॉन्सेप्ट को लगाते समय, सवाल को करते समय, कि टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट 0 निकालते हो और फिर आप एंगुलर मोमेंटम किसी और पॉइंट के अबाउट लिखते हो और दोनों को इक्वेट कर लेते हो और कहानी निपट जाती है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और एहसास होगा, पर लेकिन हाँ फील करो। चमक रही बातें, डन, दिखाई दे रहा है सबको, विजिबल है बोर्ड पे जो भी लिख रहा है, बका ओके आ जाओ, है ना। तो ऐसी बात है लॉ ऑफ, इसका एप्लीकेशन क्या, मैंने कहा एप्लीकेशन देखो, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ऐसा एग्जांपल हमने एनएलएम में भी बात की थी तो उसको वापस रिपीट कर रहे हैं, एनएलएम और सर्कुलर मोशन में, तो वापस रिपीट कर रहे हैं। देखना, बोला गया क्या हुआ कि एक कोई रोड है, इस रोड पे कोई स्कूटी से जा रहा है, राइट, और यहां से कुछ दूरी पे कोई खड़ा है और देख रहा है, समझ गए होगे तुम मेरी बात है ना, स्कूटी से कोई जा रहा है, उसे खड़ा है और कोई देख रहा है,
ये अपना ऑब्जर्वर है, राइट। पर ये स्कूटी वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। LCM क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भाई। LCAM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L इज एंगुलर मोमेंटम ना, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है LCAM। जहां पे ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे ही ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये होता है जब F एक्सटर्नल जीरो है, F नेट जीरो है सिस्टम पे, ये तब है जब नेट टॉर्क जीरो है। डन? आओ और सुनो आगे, और बातें इधर आ जाओ। बोला कांस्टेंट वेलोसिटी से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो बोला किसी भी एक इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालो, और फिर बोला कि प्रूव भी करो कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम। मैंने कहा देखो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। बोला अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो इस पॉइंट पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं, किसके अबाउट लिखूंगा? ऑब्जर्वर के अबाउट। जो ऑब्जर्वर माना है उसके अबाउट लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम। एग्रीड है? 100% है ना? तो उसके अबाउट लिखता हूं। तो टॉर्क सॉरी एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा? जो परपेंडिकुलर दूरी है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर दूरी d है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो d है, इसका मास m है। तो क्या लिखूंगा? r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर अगर का मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू पी। चमक रहा है क्या? अरे आर एफ साइन थीटा की तरह आर एफ साइन थीटा को लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, वैसे ही यहां पे लिख रहा हूं आर परपेंडिकुलर इंटू पी, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? डी। मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी mv, राइट। अगर वहीं पे देखो ये थोड़ी दूर चले जाए, फाइनल पोजीशन मान लो कोई यहां पे निकालने के बोले मुझको, v रफ्तार से जा रहा है, इस पॉइंट पे देखो तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा आर वेक्टर। चमक रही बात है ना? ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये v है, v इस साइड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है मान लो थीटा, कितना है? थीटा। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, और ये भी एंगल थीटा है, और ये आर वेक्टर होगा आपकी बात। अरे आर वेक्टर क्या होता है? जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पे पोजीशन वेक्टर लेके जाना है। कहां से? ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर पे उसका टेल है, वहां से यहां लेके जाना है। ऐसी तो बातें हो रही है ना? तो यहां से यहां तक ले गए, आर वेक्टर ये, और इधर वेलोसिटी v, है ना? ये गाड़ी बना ली है तो शायद दिक्कत हो रही है देखने में, गाड़ी हटा लेता हूं मैं, एक बस पॉइंट मार्क कर लेता हूं कि इस पॉइंट पे देख रहे हैं। ये आर वेक्टर है, ये वाला एंगल थीटा, यहां पे गाड़ी है, फाइनल पोजीशन मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मान लो निकले लिख रहे हैं हम लोग, पक्का 100%। अब देखो तो बोला ये बात है। अब देखो तो इस वाला जब एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा फाइनल पोजीशन पे, तो क्या लिखूंगा? आर परपेंडिकुलर इंटू पी। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है, देखो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दूरी तो अभी भी यही वाली है, और यही वाली दूरी तो डी है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर साइन थीटा इंटू पी, पी की वैल्यू ही mv है, आर साइन थीटा इंटू पी, इसी की वैल्यू तो क्या है? mv, राइट। ये तो वैसे भी लिख सकते थे, मैंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आर साइन थीटा, अगर ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो यही तो आर साइन थीटा है, सामने वाला, यही तो क्या है? आर साइन थीटा। या आर साइन थीटा है तो इसका मतलब है कि भाई यही तो डी है, तो मतलब डी एम बी। तुम देखो ये दोनों सेम है, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, मतलब एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ये एक लाइन में भी किया जा सकता था, कैसे? मेरी बात समझना ध्यान से। एक लाइन में ओरल कैसे किया जा सकता था कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, कैसे? बात समझना। बोला पहली बात, इस पॉइंट के अबाउट बैठ के देखता हूं मैं, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है इसका? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, मतलब स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड नहीं बढ़ रही है तो मतलब ओमेगा नहीं बढ़ रहा है, ओमेगा नहीं बढ़ रहा है तो मतलब अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है तो एटी जीरो है, एटी जीरो है तो एफ टी जीरो है, एफ टी जीरो है तो मतलब टॉर्क जीरो है,
और टॉर्क 0 है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। आई अगेन रिपीट है ना, ये पूरा सर्कुलर मोशन में सबको यूज करते हुए समझो ध्यान से। बोला गया वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है इधर, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इस ऑब्जर्वर के लिए भी, वैसे भी नहीं हो रही है, पर इस ऑब्जर्वर के लिए भी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है मतलब ओमेगा नहीं चेंज हो रहा है, ओमेगा नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा नहीं चेंज हो रहा तो इसका मतलब अल्फा इज 0, अल्फा 0 है मतलब 80 0 है, क्योंकि 80 इक्वल टू अल्फा होता था, 80 0 है मतलब टेंजेंशियल फोर्स 0 है, क्योंकि ft 0 है, ft इक्वल टू m80 होता है, 80 0 तो ft 0, ft 0 तो इसका मतलब है हमारे लिए टॉर्क भी 0 है, क्योंकि टॉर्क को हमने लिखा था r इंटू ft, ऐसा लिखा था, f परपेंडिकुलर इज ft, बेसिकली समझाया गया टॉर्क इज r इंटू ft, तो ft को जी लिख दिया गया, ft 0 तो टॉर्क 0, टॉर्क 0 मतलब l इज कंजर्व, भाई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क अबाउट ऑब्जर्वर इज 0 मतलब एंगुलर मोमेंटम इज सेम, l फाइनल इक्वल टू l इनिशियल, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट। तो ऐसा भी बोला जाता है कि कोई एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैव कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। पक्का? अब बच्चा बोलेगा सर उठा के इस ऑब्जर्वर को यहां ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी 0 बाद में भी 0, कांस्टेंट रहेगा, बस इतनी बात है, कांस्टेंट रहना चाहिए। L इज एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, L इज एंगुलर मोमेंटम। यार अब भाई पहले ही बता चुके हैं यार, L इज आर क्रॉस पी, है ना, काव्य सुबह ही तो बता के गए थे, L इज आर क्रॉस पी, राइट। अब वापस सुनो, ये मास m है, वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है ना, v इससे पहले इनिशियल पोजीशन पे लिखा है एंगुलर मोमेंटम, तो ये r है d, और ये v तो r परपेंडिकुलर इंटू p लिखा, r परपेंडिकुलर d है, मोमेंटम है p, तो m मास इंटू वेलोसिटी। फिर फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखे इस पॉइंट पे, बोला है गाड़ी उठ के मानो यहाँ आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो v अभी भी यहीं पे। अब यहां से r वेक्टर बनाया, बोला ये r वेक्टर और v के बीच में एंगल थीटा है, ये वाला थीटा तो ये भी थीटा है, या फिर सीधे लिख सकते हो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, है ना, या फिर ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फिर अल्टरनेट एंगल लिख लो, जैसा मर्जी चाहो वैसा, है ना। तो भाई इधर लिख लिया थीटा, ये वाला थीटा ये r, तो इसको एंगुलर मोमेंटम तो होता है r sin थीटा इंटू p, r sin थीटा कितना होगा, ये r और ये वाला थीटा, तो ये होगा r sin थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज r sin थीटा, तो इसको लिख लिया r sin थीटा इंटू mv। अब r sin थीटा ही d है, r sin थीटा ही कितना है d, तो उसको लिख लिया d इंटू mv। चमक गई बात है 100%, है ना। तो मैंने कहा ये बहुत आसान काम है ना, ये बात हुई, ठीक है। लोगों ने बोला सर और कोई एग्जांपल, मैंने कहा और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। क्या है कि मान लो क्या हुआ कि ये वो तुमने वो देखा है जिम्नास्ट होता है, जिम्नास्ट वो ऊपर से कूदी मारता है, कूदी मारते समय तुम देखो जब वो जंप मारता है, जंप मारने के बाद वो अपनी बॉडी को कर्ल कर लेता है, छोटा कर लेता है, अपनी बॉडी को रोल करके छोटा कर लेता है, वो जिम्नास्ट जो होता है, जो स्विमिंग पूल पे भी वो जंप मारते हैं ऊपर से, तो ऐसे गोल गोल होके आते हैं, तो वो अपनी बॉडी को छोटा कर लेते हैं। जैसे ही छोटा करते पहले तो कूदी मारते हैं, कूदी मार के छोटा कर लिया, अपने बॉडी को गोल कर लिया, ऐसे गोल करेंगे तो उसका इस एक्सिस के अबाउट अगर घूम रहा है कोई, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, है ना, तो मैंने बोला कि भाई इसको ऐसे रोटेट कर लो, गोल कर लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया। भाई एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, व्हाट रिमेन्स कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, तो ऐसी बातें कर सकते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड मतलब क्या है कि L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल, इसका मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल ओमेगा इनिशियल। अब अगर मैं अपनी बॉडी को छोटा कर लिया, पास ले आया, पास ले आया, तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा घट गया, आई इनिशियल ज्यादा था, आई फाइनल कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा तो ओमेगा फाइनल बढ़ा, वो तेज गोल गोल घूमने लगती है, वो तेज गोल गोल घूमने लगती है ना। एक और एग्जांपल है समझना कि कोई एक लड़की है, मान लो वो पहले हाथ ऐसे फैला के गोल गोल नाच रही है ना, फिर क्या किया उसने, अपने हाथ को फोल्ड कर लिया, पहले हाथ ऐसे फैला के घूमना चाहिए थी गोल गोल, अब हाथ फोल्ड कर लिया, जैसे ही हाथ फोल्ड किया समझना, पहले दूर थे हाथ, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था,
हाथ पास कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो मतलब ओमेगा बढ़ गया, नाचने लगी और तेज तेज घूमने लगी अपनी एक्सिस के अबाउट। अगर किसी चेयर किसी सिस्टम पे ऐसे बैठी हुई है ना, कोई यहाँ प्लेट टाइप है जिसकी वजह से वो गोल गोल घूम रही थी, तो पहले उसने हाथ ऐसे फैला के रखा था तो वो कम आएगा ओमेगा से घूम रही थी, फिर वो पास ले आई तो ओमेगा उसका बढ़ गया क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। चमक रही है मेरी बातें? क्या क्या हो सकते हैं ना एग्जांपल्स, डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स है, राइट, कि जब उसको पास लेके आए तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो ओमेगा बढ़ गया। डन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, लोग यही बोल रहे पहले ना स्विंग्स होते थे, बिल्कुल सही बात है। बचपन में हम लोग एक स्विंग टाइप था जो गोल गोल घूमता रहता था और कॉर्नर्स पे पार्टीशन होता था, कॉर्नर्स पे बैठ जाते थे कुछ लोग, और वो अपनी पोजीशन चेंज करके भी ऐसा काम कर सकते थे। तुम पोजीशन चेंज करके भी, है ना, पास आ जाओगे तो ज्यादा होगा, दूर चले जाओगे तो आराम से घुमाना आसान होगा, उसको जल्दी जल्दी घूमेगा वो। चमक रही बात है तुम लोगों? 100% अंदर बाएं होते रहो तो ऐसी बातें हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ऐसी बातें एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन पे मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान। कुछ और भी बातें कर लेते हैं, किस पे समझना, ध्यान से देखो, आगे लिख रहा हूं, समझो। समझो ध्यान से, और बात करते हैं, है ना। ये पूरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात, उसके बाद और मैंने बोला कोई अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना, मुझे कुछ बताना तुम लोग। कोई एक डिस्क है, डिस्क, ये एक डिस्क है ना, डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r है, ये आगे रोटेट आगे जा रही है, इसका VCUM है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, किसी एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड उसकी, ठीक है, और वो घूम रहा है ओमेगा रफ्तार से, कितने से, ओमेगा से, और ओमेगा की वैल्यू है मान लो 5 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5 रेडियन पर सेकेंड, आर की वैल्यू है मान लो कितनी है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, है ना, आर की वैल्यू है 1 मीटर। अब पहली बात तो बच्चा बोलता है सर क्या बात कर रहे हो, V इक्वल टू ओमेगा होता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई साहब, टाइम पास कर रहे हो, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है और गोल 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 घूम रहा है बाकी वाले बॉडीज, तो V इक्वल टू ओमेगा, यहां पे ऐसे नहीं लगाना है भाई, V इक्वल टू ओमेगा आर लगाते हैं तो जिसकी वेलोसिटी उसी का ओमेगा। चमक रही बातें? 100%। मुझे क्या बोला गया, मुझे बोला गया मास की वैल्यू भी लिख लेते हैं, मास की वैल्यू है मान लो 2 kg, कितनी है 2 kg, मुझे बोला गया फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बोला गया फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। फटाफट, डिस्क हैविंग मास 2 kg, रेडियस 1 मीटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा इज 5 रेडियन पर सेकेंड। बोला गया फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ध्यान से देखो तो बॉडी चल भी रही है आगे और घूम भी रही है, मतलब दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी है, एक कौन सा, है ना, ट्रांसलेशनल वाला, और एक कौन सा, रोटेशनल वाला, दोनों काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, जब भी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा हो कि बॉडी चल भी रही है आगे घूम भी रही है, तो हम कैसे लिखते हैं वो समझो। हाउ टू राइट रोटेशनल टोटल काइनेटिक एनर्जी, कैसे बोला, पहली बात तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस कुछ और भी लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ m टोटल इंटू VCUM का स्क्वायर, बोला ऐसा लिख लो, है ना, हाफ m टोटल इंटू VCUM स्क्वायर। अब बहुत आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, है ना, इस एक्सिस के अबाउट ही पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का था mr² by 2,
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का mr²/2, तो क्या लिखूंगा वो समझना, देखो ध्यान से, है ना, क्या लिखूंगा उसको, मैं बोला हाफ आई को लिखा mr²/2 ओमेगा² प्लस हाफ m टोटल इंटू VCM का स्क्वायर। अब कुछ है नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है, तुम समझ रहोगे। मास की वैल्यू है 2, रेडियस की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 होता है 2, ओमेगा है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस हाफ m टोटल है 2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है 10, 10 का स्क्वायर हुआ 100, राइट। अब काटा पिटी मचानी है, 2 ने 2 को मार दिया, इधर भी 2 ने 2 को मार दिया, तो ये कितना बच गया 25/2 प्लस 100, राइट। तो ये आ गया मेरे पास 200, 225/2, मतलब ये आया 1112.5 जूल, 1112.5 जूल। चमक रही बात है तुम लोगों, करना क्या है भाई, ट्रांसलेशनल लिखो, रोटेशनल लिखो, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर। पर किसकी ट्रांसलेशनल लिखनी है, सेंटर ऑफ मास की। किसकी लिखनी है, सेंटर ऑफ मास की। ये याद करो, वैसी वाली कहानी है, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ के देखूंगा तो बॉडी सिर्फ रोटेट करती हुई दिखाई देगी। तो मैंने क्या किया, पहले सेंटर ऑफ मास को बोला, चीटा बन के जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, और फिर पहले सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिखी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो मेरे लिए सिर्फ आगे चल रहा है। फिर मैंने देखा तो अगल बगल बॉडी भी घूम रही है, तो मैंने बॉडी की भी एनर्जी लिख ली, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब ये हर जगह सही है ना, ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख के, ये तो बस समझने की बात है। बट जब हम कभी प्रूव करेंगे कहीं से ही बैठ करके, तो आंसर यही आने वाला है आखिरी में आंसर ही आने वाला है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m टोटल इंटू VCM का स्क्वायर। चमक रही बात है 100%, है ना। अब देखो एक और सवाल कराता हूं, एकदम आसान सा, इसी पे एक और सवाल एकदम आसान सा। सुनना ध्यान से, क्या बोला गया कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला एंगल है 37 डिग्री, क्योंकि हमेशा ये होता है, कोई नई बात तो है नहीं। बोला एक कोई सिलेंडर टाइप है, कोई एक सिलेंडर है, उसका मास है 2 kg और रेडियस है 1 मीटर। मास है 2 kg और रेडियस है 1 मीटर। बोला गया यहां से इसको रिलीज कर दिया गया, रिलीज्ड, राइट। अब ये वाली जो हाइट है, वो हाइट है कितनी है, ये 6 मीटर मान लो, कितनी है 6 मीटर। बोला जब ये नीचे पहुंचेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर। सेंटर ऑफ मास भी किसका है, सिलेंडर का ही है ना। तो भाई एक तरीके से ट्रांसलेशनल अवतार पूछ रहे हैं, ओमेगा पूछ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस बॉटम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर व्हेन इट रीचेस बॉटम। हाँ ये सिलेंडर है, सिलेंडर भाई अंदर ऐसे जा रहा है ना, ऐसे अंदर पड़ा हुआ है सिलेंडर, साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू है ना, ऐसे अंदर जा रहा है ये सिलेंडर। लोग कह रहे हैं सिलेंडर कैसे है ना, तो गोल टाइप, गोल भी नहीं है वैसे तो अच्छे से, पर लेकिन यहाँ पे भी वो बच्चा गोल मान भी ले तब भी सिलेंडर कैसे है। हाँ भाई सिलेंडर अंदर की साइड है, ऐसे साइड व्यू देख रहे हैं, राइट। चलो अब देखो कुछ और ऐड किया मैंने साथ साथ अलग से। बोला इफ इट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग, तो पहली बात व्हाट डू वी मीन बाय प्योर रोलिंग।
प्योर रोलिंग का मतलब क्या है पहले वो तो समझे। प्योर रोलिंग का मतलब कुछ ऐसा है, ऐसा एक बार और कभी क्वेश्चन कराया था मैं तो उसमें बताया था मैंने, लेकिन वो भी सुनो है ना। फ्रिक्शन में एचसीवी का सवाल था जिसमें टायर्स गोल गोल घूमते थे, वो गाड़ी थी जिसमें गोल गोल घूम रहे थे, है ना। तो ऐसी कुछ बातें हैं पर लेकिन ठीक है अभी सुनो, है ना, कि व्हाट इज प्योर रोलिंग। बोला गया एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो आगे जा रहा है VCUM से और वो घूम भी रहा है ओमेगा से, कितने से, ओमेगा से। तो अगर मैं बॉटम वाले पॉइंट का, जो अगर ग्राउंड पे है ये, तो इस वाले पॉइंट की अगर रफ्तार देखना चाहूं तो अगर ये पॉइंट P है तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ P इज वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज C? C इज सेंटर ऑफ मास, राइट। ये वाला पॉइंट C है, सेंटर ऑफ मास। तो बोला गया कि भाई वेलोसिटी ऑफ P इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसी बात है तो इस पॉइंट की देखो दो रफ्तार होंगी, एक सेंटर ऑफ मास की वजह से आगे और एक सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूंगा तो गोल गोल घूम रहा है, तो एक और रफ्तार इधर ओमेगा r, इफ r इज द रेडियस, राइट। तो इसकी अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा समझना, VCUM माइनस ओमेगा r, चमक रहा है, दोनों अपोजिट है, VCUM माइनस ओमेगा r, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर, ओमेगा इधर, दोनों अपोजिट हो गए। तो मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अगर ऐसी बात है तो ध्यान से देखो कि प्योर रोलिंग तब कहलाता है जब वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट इज जीरो। P वो वाला पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, जो नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में, बेसिकली P वो वाला पॉइंट है जो नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है। तो उस पॉइंट की वेलोसिटी मैं जीरो चाहता हूं। अगर VP को मैं जीरो चाहता हूं तो दिस इंप्लाइज कि VCUM इज इक्वल टू ओमेगा r। तो VCUM इक्वल टू ओमेगा r क्या हमेशा होगा? नहीं, ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा हो। कहां पे? ग्राउंड पे। कहां पे बात कर रहे हैं? ग्राउंड पे। बात समझना, VP शैल बी जीरो एज पर उस पॉइंट पे बैठ के देख रहा हूं जो इसके जस्ट कॉन्टैक्ट में नीचे वाला सरफेस है, उस पे बैठ के देखने पे ये जीरो पे दिखना चाहिए। किस पे दिखना चाहिए? जीरो। जीरो पे दिखेगा तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन लगता था स्टैटिक। रिमेंबर, फ्रिक्शन लगता था स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होता था यहां पे, क्योंकि ये वाला पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा होगा। क्या नहीं मूव कर रहा होगा? पॉइंट। ये वाला पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा होगा, तो इसके ये पॉइंट है स्टैटिक, तो मतलब इसका कुछ हो ही नहीं, होने नहीं वाला। समझ में आ रही बात? ना वेलोसिटी है तो ना डिस्प्लेसमेंट है, ना डिस्प्लेसमेंट है तो ना जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फ्रिक्शन का, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो मतलब उसका वर्क डन जीरो है। चमक रही मेरी बातें? 100% जिंदा हो तुम लोग की निपट गया? पक्का पक्का 100%। अब देखो और समझो, है ना। तो ये पूरी बात VCUM, अगर ऐसा है तो मतलब जब नीचे आएगा ये ऑब्जेक्ट, तो नीचे आने पे इसकी इधर वेलोसिटी होगी VCUM और इधर ये घूम रहा होगा ओमेगा से। किससे घूम रहा होगा? ओमेगा से। तो इधर वेलोसिटी होगी VCUM और ये गोल घूम रहा होगा कितने से? ओमेगा से। तो ऐसी बातें देखते ही, प्योर रोलिंग देखते ही, है ना, प्योर रोलिंग समझते ही, ऐसी बातें देखते ही मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जब ये नीचे आएगा तो जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। जब वो नीचे आएगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, भाई नीचे आ रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। पर फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इस पॉइंट पे लग रहा होगा और ये वाला पॉइंट प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग कर रहा है मतलब कोई रफ्तार नहीं है, ये पूरा का पूरा सिलेंडर प्योर रोलिंग कर रहा है, कोई रफ्तार नहीं है, वेलोसिटी जीरो है मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज आल्सो जीरो। चमक रही बात? ये P वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, P वाला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ P इज जीरो, है ना। तुम समझो ध्यान से, है ना, वेलोसिटी ऑफ P इस वाले पॉइंट पे अगर देखें तो इधर एक लग रहा होगा mg sin थीटा, इधर एक लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर एक और लग रहा होगा नॉर्मल। चमक रहे हो? अब तुम देखो ये सारा का सारा सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, मतलब ये घूम ही नहीं पाएगा। अरे ये खुद तो घूम ही नहीं सकता, सारा सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है ना, इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो r की वैल्यू कितनी है? जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगेगा तभी तो बॉडी घूमेगी,
तभी तो बॉडी घूमेगी। तो अब घूमने के लिए कौन चाहेगा? फ्रिक्शन। कौन चाहेगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन देखो किधर लगेगा? पीछे। तभी वो बॉडी को ऐसे घुमाएगा, ओमेगा से। और तभी तो इस वाले पॉइंट को ही पी की एक ओमेगा आर पीछे रफ्तार आएगी और एक VCUM आगे आएगी। चमक रही मेरी बातें, है ना? अब वेलोसिटी ऑफ P इज 0 ड्यू टू प्योर रोलिंग। वेलोसिटी ऑफ P इज 0, दिस इंप्लाइज व्हाट? कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ P इज ऑल्सो 0। दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0, क्योंकि फ्रिक्शन P पे लग रहा है और वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी घटी है, मतलब mgh, अगर ये h है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी घटी है वो इक्वल टू किस में चली गई होगी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m टोटल इंटू VCUM स्क्वायर। और VCUM की वैल्यू कितनी है? प्योर रोलिंग है तो VCUM इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ओमेगा आर VCUM की जगह पे। चमक रही बात है? VCUM की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? ओमेगा आर। तो मैंने कहा वो भी लिख लेते हैं। तो देखो mgh इक्वल टू हाफ I सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। अगर ये सिलेंडर है, कौन सा मान लेते हैं? सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है ना? तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m टोटल इंटू VCUM की वैल्यू है ओमेगा आर वापस, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। VCUM की वैल्यू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहां से ओमेगा स्क्वायर निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब तुम बोलो 37 क्यों दिया? ऐसे टाइम पास करने के, कोई नहीं बात। 37 वगैरह टाइम पास करने के लिए है ना, कोई जरूरत ही नहीं थी 37 वगैरह की। चमक रही बात है? 100% है ना। इसी को इधर सॉल्व करता हूं, देखो इसको इधर सॉल्व किया जाता है ना, VCUM इस पूरे कहानी को, है ना। तो m देखो हर जगह से मर जाएगा, m का कोई रोल नहीं है ना। g इंटू एच बचेंगे, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 6, तो 10 इंटू 6 इक्वल टू, है ना, ये बचेगा r²/4 और उधर है r²/2। दोनों को जोड़ूंगा तो 3r²/4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, r²/4 है, वो है r²/2, उन दोनों को जोड़ूंगा तो 3r²/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चमक रहा मैंने क्या किया? m तो मर गए और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो r²/4 प्लस r²/2 तो आएगा 3r²/4। इसकी वैल्यू है, r की वैल्यू 1 थी तो ये तो 3/4 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो तो कटता हुआ दिख रहा है मुझे साफ साफ, है ना। 3 ओमेगा स्क्वायर/4 इज इक्वल टू 60। दिस इंप्लाइज 3 ये कटा बचा 20, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 80। तो इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू √80। ओमेगा की वैल्यू √80 आ गई, तो इधर से मैं VCUM निकाल सकता हूं जो चाहिए था, VCUM/RB। R की वैल्यू तो 1 ही है, तो VCUM और ओमेगा बराबर ही आएगी। समझ गए तुम लोग, है ना। टिपिकल क्वेश्चन है ना, प्रॉपर क्वेश्चन किसका? रोटेशन का, विथ प्योर रोलिंग एंड ऑल। सारा कुछ कवर कर लिया गया, सारा कुछ कवर किया गया है ना आज, कि भाई रोटेशन का आज सारा बेसिक पार्ट है, सब कुछ कवर कर लिया गया है, सब कुछ 100%, है ना। पूरा का पूरा काम खत्म कर लिया गया है, कुछ बचा ही नहीं है। तुम देखना अगले 2 मिनट, है ना, अगले 2 मिनट में हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। अभी देखना अगले 2 मिनट में आप देखना पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, देखना ध्यान से। देखो ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, सामने V इक्वल टू है ओमेगा आर, दिख रहा है। पहले था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज की इक्वेशंस, उसके बाद ये देखो टॉर्क की वैल्यू है। ये सारे एनसीईआरटी के स्नैपशॉट्स हैं। टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क इज R क्रॉस F।
टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिखी गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक एक इंडिविजुअल बॉडीज का लिखा गया हाफ एम आर स्क्वायर वाला। फिर एल की वैल्यू लिखी गई आर क्रॉस पी, दैट इज आर पी साइन थीटा, मतलब आर इंटू पी परपेंडिकुलर। फिर डीएल ये प्रूव किया था, एल को आर क्रॉस पी से डीएल बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क, सारा प्रूव किया गया था। टॉर्क को लिखा गया था आर क्रॉस एफ। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया, आई को लिखा गया एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मासेस का एग्जांपल है, m/2 के दो ऑब्जेक्ट हैं, l/2 के दूरी पे है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर ये सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने बोला था स्टैंडर्ड है, याद कर लो, सारा याद कर लो वो वाला पूरा। फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ी गई, वो उसकी इक्वेशन, उसकी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उस पर। फिर देखो iz इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, पूरा का पूरा iz इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, प्लेन में आई एक्स आई वाई प्लेनर बॉडी है। देखो ये एग्जांपल डिस्क का एग्जांपल है शायद, है ना, हाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल है डिस्क का, mr स्क्वायर बाई 4 आएगा डायमीटर के अबाउट। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम पूरा का पूरा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है। फिर उधर देखो रॉड का एंड के अबाउट निकाला गया था ml स्क्वायर बाई 3, वो निकाला गया एग्जांपल 7.11। 7.5 ये बहुत ही आसान एग्जांपल है, टॉर्क फोर्स दे रखा है, आर वेक्टर दे रखा है, आर क्रॉस एफ करना है, एग्जांपल 7.5 में। फिर देखो बोला गया बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो, मतलब एफ नेट 0 एंड नेट टॉर्क भी 0। फिर कपल की बात की गई, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो उनको बोलते हैं कपल। फिर एक और देखो, मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक मोमेंट्स। भाई मतलब जो एफ नेट है वो कहीं पे अगर 0 हो गया तो टॉर्क नेट कहीं पे भी सेम रहेगा, उसका प्रूफ जो अभी आज क्लास में कराया गया, सेम एनसीईआरटी एब्स्ट्रैक्ट। अगला, सिंगल पार्टिकल की जो मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से उसका एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो वो एग्जांपल है ना, अभी ऐसी बातें बताई गई थी, आर साइन थीटा इंटू डी करके, सारी बातें अभी ऐसी बताई गई थी। ये तो एनालॉग की बात है कि F इक्वल टू एम ए, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ऐसी बातें लिखी गई हैं, अल्फा ए इक्वल टू वी, ये सब। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो एक मैं बोल रहा था कि एक लड़की होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, उसका एक एग्जांपल रोलिंग वाला। फिर ये आखिरी में एग्जांपल जो सिलेंडर का, जो अभी कराया, सिलेंडर का लास्ट एग्जांपल, चमक रही बात है। ये तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन वापस रिपीट हो रहा है। डन। ये बिल्कुल भाई एनसीईआरटी पूरी की पूरी निकाली गई है एकदम पॉइंट टू पॉइंट, है ना। एनसीईआरटी के सारी बातें निकाली गई और सब कुछ किया गया 2 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर, पूरी की पूरी एनसीईआरटी रोटेशन की, एनसीईआरटी पूरी की पूरी रोटेशन स्नैपशॉट्स लिए उसको दिखाया गया। क्यों दिखाया गया, उसका रीजन है। रीजन ये है कि आई वांट कि आप क्लास खत्म होने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप एनसीईआरटी पढ़ें, है ना। एनसीईआरटी की सारी चीजें लिखी गई हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी बच गए हैं, जो सारे एग्जांपल नहीं लिए गए अभी, कुछ और 1-2 एग्जांपल्स बच गए, 2-3 एग्जांपल्स बच गए, उनको कल बात कर लेंगे, कल भी देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन पढ़ें। पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है मैंने बस आज के 2 लेक्चर्स में। 2 लेक्चर्स मतलब एट मैक्स 3 घंटा भी नहीं हुआ है, है ना। 1.5 आवर वहां पढ़ा गया था, यहाँ पे 1 घंटा, तो 2-2.5 घंटे हुए। 2.5 घंटे के अंदर में पूरी की पूरी रोटेशन निपटा ली गई। और लोग बोलते हैं कि रोटेशन बहुत टफ है, रोटेशन बहुत टफ है ना भाई। लोग बोलते हैं रोटेशन बड़ा टफ है ना भाई, आधे से ज्यादा कवर कर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, नीट में और जेई मेन में अराउंड 80-85% है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप देखेंगे भी कि अगले क्लासेस में मैं नीट के और जेई मेन के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो हम लोग क्लास में करेंगे। पहले आगे पढ़ने से पहले हम नीट के और जेई के क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जब एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, फिर उधर बातें करेंगे। हम इतना पढ़ चुके हैं ना, इतने में हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नीट और जेई के बहुत सारे क्वेश्चन, नीट के अप्रोक्सीमेटली पूरे, और जेई के मतलब जेई मेंस में भी, है ना, हम लोग अप्रोक्सीमेटली पूरा काम हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। हाँ, चलो पक्का। तो ये आज की पूरी सभा खत्म होती है, रोटेशन खत्म।